आज सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो बिलावल भुट्टो को भारत ने जवाब दिया है। और बिलावल भुट्टो की हैसियत देखिए कि उसने भारत की जमीन पर भारत को धमकी देने की कैसे कोशिश की, उसका जवाब दिया है इस देश के फॉरेन मिनिस्टर ने। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की 9 बड़ी खबरें, 9 ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक चुनाव में फिल्म द केरल स्टोरी की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी है कांग्रेस। बेल्लारी की रैली में फिल्म के बहाने पीएम का कांग्रेस पर हमला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। सीएम एन वीरेंद्र सिंह के साथ वर्चुअल मीटिंग में हालात की समीक्षा ली गई। बैठक में गृह मंत्रालय और मणिपुर के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर भेजी जाएंगी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, लुधियाना की रैली में अरविंद केजरीवाल का बयान, मैंने भ्रष्टाचार किया हो तो मुझे फांसी पर लटका दो। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने बयान दिया। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस तुष्टीकरण के अलावा कोई राजनीति नहीं जानती, हेमंता ने कहा मुसलमानों को आरक्षण तो हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध को क्यों नहीं। पांचवी बड़ी खबर, कल से 8 दिन के दौरे पर मुंबई से बाहर रहेंगे अजीत पवार। पवार के पद पर बने रहने के ऐलान के बाद अजीत पवार का दौरा। 7 को बारामती और 8 को कोरेगांव जाएंगे अजीत पवार। छठी बड़ी खबर, कल कर्नाटक के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल बेलगावी जिले से प्रचार की शुरुआत करेंगे। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कल कर्नाटक में प्रचार करेंगे। बेलगावी जिले में राहुल गांधी की कल 2 जनसभाएं होंगी। हुबली की रैली में राहुल के साथ सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। 8वीं बड़ी खबर, मुंबई में जेट एयरवेज के 60 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हो गई है। नरेश गोयल, अनीता गोयल के आवासों पर तलाशी ली गई। सीबीआई कैनरा बैंक के साथ 538 करोड़ ठगी की जांच कर रही है। और 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के मोर्चे पर आई राहत की खबर। डब्ल्यूएचओ का ऐलान, कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। 39 महीने बाद कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान से कह दिया है कि आतंक के साजिशकर्ता और पीड़ित साथ नहीं बैठ सकते। विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म कैन नॉट सिट टुगेदर, ये कहा है। सोचिए उस वक्त एससीओ समिट में गोवा बिलावल भुट्टो की क्या हालत हुई होगी। आज आपको बिलावल की झूठी अकड़ का वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने TV9 भारतवर्ष पर दावा किया है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं। हमने ढूंढा तो हमें एक वीडियो भी मिल गया, तो इसकी सच्चाई, इसके दावे में क्या कुछ है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बड़ी खबर है, जिस दिन शरद पवार ने इस्तीफा दिया उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि पवार अपने बागी भतीजे को अपना पावर दिखा रहे हैं। और आज वही सच हो भी गया। पवार के पावर गेम की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर की शान और शौकत में कोई गुस्ताखी ना हो, इसके लिए बड़े बड़े अफसर मोर्चे पर लगाए गए हैं। और 5वीं बड़ी खबर, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें आपको 10 बुज़दिल पुलिस वाले दिखाएंगे। वो पुलिस वाले जिनके सामने हत्या होती रही और वो देखते रहे। लेकिन अब इस सब की बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें अब आप, भारत के शंकर की जय, आतंक की इंडस्ट्री की पराजय। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एससीओ समिट से। पहली बड़ी खबर, जो बिलावल भुट्टो ने गोवा में एससीओ समिट खत्म होने पर भारत को दी धमकी, और उस धमकी का करारा जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुनिया के किसी इवेंट में का श्रीनगर में आयोजन भारत की अकड़ को दिखाता है। वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा। सोचिए, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि भारत को याद रहेगा। यह बात बिलावल ने तब कही जब श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान किस कदर बौखलाए हुए हैं, इस बात का अंदाजा आप बिलावल के जवाब और धमकी से लगा सकते हैं। बिलावल की इस धमकी के बाद तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाबों की झड़ी लगा दी। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी गई। ये देखिए अब आप, वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। जवाब उसी वक्त दिया गया पाकिस्तान को भारत की तरफ से।
पाक कुछ भी कह सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। सोचिए, सीधे सीधे उन्होंने यह कहा है, आतंक की इंडस्ट्री चलाने वालों से कैसे बातचीत हो सकती है। उन्होंने आतंक के प्रमोटर के तौर पर बिलावल भुट्टो को बताया है। पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पीओके पर ही बात होगी क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। इसके बाद जयशंकर ने गिन गिन कर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को सुनाया, आतंक फैलाओ, शांति की बात करो, यह नहीं चलेगा। पाकिस्तान को आतंक की इंडस्ट्री बताया और कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले देश के साथ बैठकर बात नहीं हो सकती। पुराना प्लेबुक चल रहा था, लोकेशन गोवा थी बस, यह कहा। सोचिए अब आप, ये इस तरीके से उन्होंने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बयान उनका आज था, वो ये था कि विक्टिम और परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म ये साथ नहीं बैठ सकते। तो पहले आपको सुनाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने हमसे थोड़ी देर पहले क्या कहा और किस तरह भारत को धमकी दी। पहले बिलावल की गीदड़ भभकी सुनिए, उसके बाद एस जयशंकर का करारा जवाब। एक ऑब्वियसली हमारा हम इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट इज अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड। बिलावल भुट्टो ने यह कहकर गलती कर दी, उसके बाद तो भारत की ओर से उनको करारा जवाब मिला। इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को उन्हीं की भाषा में वो जवाब दिया कि डिप्लोमेसी में इस जवाब को अब आर्काइव किया जाएगा और रेफरेंस मटेरियल माना जाएगा। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. आप जानते हैं एस जयशंकर ने क्या कहा है? पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी उसके फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा तेजी से गिर रही है। शिवांग हमारे संवाददाता इस वक्त गोवा में एससीओ समिट के लिए मौजूद हैं। शिवांग, ये बहुत स्ट्रेट आंसर था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बाकी डिप्लोमैट्स में इसकी इको कितनी सुनाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल निशांत, आज बहुत करारा जवाब दिया है एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहीं भी उन्होंने कोई मिलावट नहीं की। बहुत खरा पाकिस्तान को कहा कि एक ऐसा देश जो आतंक की फैक्ट्री है और बिलावल भुट्टो उसके प्रवक्ता हैं, तो उन लोगों से क्या बात की जाए जो आतंक पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की स्थितियां अलग हैं, वो आतंक फैलाते हैं और हम आतंक के विक्टिम हैं, ऐसे में हम एक बोट पे बिल्कुल नहीं हैं। तो ये रोना अलापना बंद किया जाए पाकिस्तान की ओर से कि वो भी आतंक के विक्टिम हैं। बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आपको बताऊं कि जो प्रेस वार्ता का माहौल था वो बहुत टेंस हो गया था। एस जयशंकर पाकिस्तान के पत्रकारों के सामने एक एक करके बार बार हर सवाल पे वो जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। और जो बात लगातार 2 दिन से की जा रही थी निशांत, कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में यहां खासतौर पे एससीओ मीटिंग में कोई गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही, उसका अंत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। और सीधे तौर पे ना केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी लेकर उन्होंने ये कहा कि बॉर्डर पे स्थिति नॉर्मल नहीं है, और अब नॉर्मल स्थिति में यह कहना कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होंगे यह संभव नहीं है। तो सीधे तौर पर जो हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की, भारत ने आज चाइना और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखाया है, खास तौर पे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को सीधे तौर पे कहा है कि उससे कोई बातचीत नहीं होगी। वो उम्मीद भी ना लगाए, जब तक आतंक पे लगाम नहीं लगेगी तब तक बातचीत या रिश्तों में। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने जवाब चाइना को भी दिया है। रिलेशंस विद चाइना कैन नॉट बी नॉर्मल अंटिल बॉर्डर वॉर इज रिजॉल्व्ड। यानी पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और उसके हुक्मरान दोनों को मैसेज दिया गया। यह तनातनी तय थी, यह तय था कि अकड़ नहीं दिखाएंगे तो किस मुंह से पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। लेकिन बिलावल की अकड़ कितनी खोखली और मजबूरी वाली है, आज हम आपको फ्रेम दर फ्रेम दिखाने जा रहे हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो के सारे एंटी इंडिया पैतरे शुरू से हवा थे। एससीओ के स्टेज पर विदेश मंत्री
मेरे पीछे आप विजुअल्स देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर नमस्कार करते हुए खड़े थे। बिलावल भुट्टो स्टेज पर आए। शायद वो इतने प्रेशर में थे कि ना आदाब किया ना सलाम। बिलावल ये सब भूल गए, सीधे जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भारतीय विदेश मंत्री ने बिलावल से आंख मिलाना भी उचित नहीं समझा। बहरहाल दोनों अलग अगल बगल खड़े हुए, लेकिन काफी दूर थे। तभी बिलावल को एहसास हुआ कि वो भारतीय मंत्री के आगे झुककर खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी छाती फुलाई, सीना चौड़ा करने की कोशिश की और ये दिखाने लगे कि वो भारत के सामने सीना तान कर खड़े हैं। लेकिन जब बिलावल मंच पर ये सब नाटक कर रहे थे, तब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये लाइनें याद नहीं रही होंगी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। गौर करने वाली बात यह थी कि जब बिलावल भुट्टो वहां पर खड़े थे, तो एस जयशंकर ने ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये नमस्कार करने के बाद सीधे उनको वहां का रास्ता दिखा दिया। कोई भी वहां पर दोनों के बीच में गर्मजोशी नहीं थी। भारत ने सीधे मैसेज दे दिया, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। यह पाकिस्तान की सच्चाई है। आतंक की सरपरस्ती और बेगुनाहों का खून बहाने वाले कभी बड़े नहीं हो सकते, और बिलावल का दौरा इसकी गवाही है। गोवा में 2 दिन चले एससीओ समिट के बाद वो पाकिस्तान लौट गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने गोवा में जो नापाक उम्मीदें पाली थी, वो सब चकनाचूर हो गई। कल पाकिस्तान से आने पर उनका रूस और दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरह ना ही भव्य स्वागत सत्कार हुआ, ना ही आज समिट के दौरान दुष्प्रचार वाला एजेंडा कामयाब हो पाया। उल्टे जयशंकर ने मीटिंग में बिलावल के सामने ही बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद पर कूटनीतिक धुलाई कर दी। और तो और बिलावल के इशारों में पाकिस्तान का फेवरेट के कार्ड पर बात की, तो जयशंकर भी पात चलते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना देते हैं। बिलावल भुट्टो ने इसके बाद गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उनसे भारत की नमस्ते डिप्लोमेसी पर सवाल हुए। उनसे पूछा गया कि सलाम दुआ की बजाय हाथ क्यों जोड़ना पड़ा, तो उन्होंने जवाब में सिंध के रिवाजों का जिक्र किया। जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे। वैसे मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में भी कौन सीरियसली लेता है? अभी जो आपने बिलावल की बातें सुनी, वो मीटिंग के बाद की है। मीटिंग के अंदर भारत के आक्रामक रवैये को देखते हुए बिलावल की जुबान से कश्मीर का नाम तक नहीं निकला। बिलावल को पता था कि अगर उन्होंने कश्मीर का जिक्र जाने अनजाने में किया, तो उन्होंने करारा जवाब मिलेगा। और आपको बता दें कि ऐसा जवाब पाकिस्तान को जयशंकर से भी मिला। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता करार दिया कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. Promoter, justifier and spokesperson of the terrorism industry. ये कभी भी इतिहास में किसी भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहा गया उसके मुंह पर। यह पहली बार हुआ है और इससे ज्यादा करारा जवाब हो ही नहीं सकता। आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिलावल इसकी गोवा के एससीओ समिट में नुमाइंदगी कर रहे थे और पाकिस्तान की ऐसी ही गुस्ताखियों की एक नुमाइंदगी से एससीओ समिट के वक्त ही जम्मू कश्मीर का राजौरी भी जूझ रहा था। यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कंडी इलाके में एक गुफा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई में बम विस्फोट किया।
2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। एक मेजर समेत 4 जवान घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 3 और जवानों ने दम तोड़ दिया है। कुल मिलाकर इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं कुछ आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। राजौरी में तब अटैक हुआ जब बिलावल भारत में थे। दूसरी तरफ 18 अप्रैल को जब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बिलावल के भारत दौरे का ऐलान हुआ था, तो उसके 1.5 घंटे बाद ही पुंछ में हमला हुआ था और तब भी हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान की हकीकत का आईना है, जिसे आज गोवा में भारत ने बहुत करीने से दिखा दिया। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ध्यान से देखिएगा। स्मृति ईरानी की गवाही प्रियंका ने पढ़ी थी नमाज। अब बात कर्नाटक चुनाव की, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर नमाज बम फोड़ा है। कर्नाटक में इस सियासी बम का धमाका उस वक्त हुआ जब बजरंग बली का मुद्दा छाया हुआ है। स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने 2019 में अमेठी में नमाज पढ़ी थी। यह दावा कितना सनसनीखेज है और इसके क्या मायने हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर दूसरा आरोप भी धमाकेदार रहा है। उन्होंने कहा, एक बैंकर का आरोप है कि श्रीमती वाड्रा ने पद्मा अवार्ड भेजने का दुस्साहस किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इन पर राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान बेचने का आरोप है। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय से स्मृति ईरानी ने क्या कहा, आपको उनकी बात सुना। 2019 के चुनाव में नमाज अता की है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही कह रहे हो। श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? स्मृति ईरानी की प्रियंका गांधी पर इस दावे के थोड़ी देर बाद एक तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यह वही तस्वीर है जिसका जिक्र स्मृति ईरानी ने किया है। यह तस्वीर अमेठी की है। साल 2019 बताया जा रहा है और दिन था 4 मई का। तस्वीर में दिख रहा है कि प्रियंका गांधी के गले में हरे रंग का कपड़ा है और उन्होंने दुआ करने के अंदाज में हाथ उठा रखे हैं। यह तस्वीर अमेठी के हजरत मीर इमामुद्दीन दरगाह की है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए दुआ मांगने दरगाह गई थी। तब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सवाल है कि आखिर बीजेपी ने प्रियंका गांधी की 3 साल पुरानी तस्वीर को कर्नाटक के चुनावी मैदान में क्यों उछाला? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कर्नाटक के चुनावी मुद्दों पर बारीक नजर डालनी होगी। कुछ दिन पहले तक तमाम सर्वे कांग्रेस को आगे बता रहे थे। कांग्रेस लोकल इशू उठा रही थी, जबकि बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन और पीएफआई पर बैन को मुद्दा बना रही थी। लेकिन कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा किया गया। यहीं से बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिला। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर चुनाव का नया एंगल दे दिया। देखते ही देखते बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन, पीएफआई बैन के साथ साथ बजरंग दल और बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस को चुनावी चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए प्रियंका गांधी और नमाज का मुद्दा भी ले आई है। बीजेपी यह साबित करना चाहती है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और उसका हिंदुत्व सिर्फ वोट पाने की तरकीब है। बात सिर्फ नमाज और धर्म तक नहीं रुकी। सियासी हमला करने के लिए पुराने आरोपों को फिर से जिंदा किया गया। स्मृति ईरानी ने पद्म अवार्ड को लेकर प्रियंका गांधी पर हमला किया। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी और पद्म अवार्ड को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते, फिर इसके पीछे की बात समझिए। ऐसा है, 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले के बाद, बेल प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी पधार रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रीमती वाड्रा ने पारिवारिक अपनी परंपरा में पद्मा अवार्ड तक बेचने का दुस्साहस किया, एक बैंकर का ये उन पर आरोप है। तो जो लोग खुद करप्शन के चार्जेस में बेल पर बाहर हैं, जिन लोगों के ऊपर इस बात का भी आरोप है, न सिर्फ ज़मीनें बेची बल्कि राष्ट्र का सबसे वरिष्ठ सम्मान बेचने का दुस्साहस करने का जिन पर आरोप है, वो जनता को शायद कभी भी इस बात में संलिप्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार आएगी। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर पद्मा अवार्ड वाला
तीर सीधे नहीं छोड़ा, उन्होंने इसके लिए एक बैंकर का नाम लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मृति ईरानी ने बैंकर के कंधे पर बंदूक रखकर प्रियंका की तरफ चलाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रियंका गांधी और पद्मा अवार्ड वाली बात क्या है, और एक बैंकर के हवाले से जो आरोप प्रियंका गांधी पर लगे हैं वो आखिर हैं क्या। दरअसल मार्च में FATF की एक रिपोर्ट के हवाले से पहली बार पद्मा अवार्ड को लेकर प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए गए थे। तब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस राज में पद्म भूषण भी बिकते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर पर दबाव डालकर 2 करोड़ रुपए में प्रियंका गांधी की पेंटिंग खरीदी गई। तब अनुराग ठाकुर ने R नाम के व्यक्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि इस खरीद फरोख्त में R कौन है। अनुराग ठाकुर की तरफ से सवाल पूछा गया था कि FATF की रिपोर्ट पर गांधी परिवार चुप क्यों है। स्मृति ईरानी ने नमाज के बहाने प्रियंका गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सवालों से पलटवार किया। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। कब बोलेंगी हमारे देश की बेटियों पर जिनके खिलाफ हमला होता है, उनको गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं। स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। स्मृति ईरानी का मुंह सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ विष उगलने के लिए खुलता है। लेकिन यहां पर कर्नाटक में आई है, कर्नाटक के मुद्दों पर बात होगी। कर्नाटक पढ़े लिखे लोगों का राज्य माना जाता है। यहां चुनावी लड़ाई स्थानीय मुद्दों से शुरू हुई थी, लेकिन वोटिंग की तारीख पास आते आते लोगों की परेशानियों, रोजगार, पढ़ाई, बिजली और पानी जैसे मुद्दों की जगह बात हिंदू, मुस्लिम, पूजा, नमाज और जहरीले बयानों का शोर बन के रह गई। अभी वोटिंग में 4 दिन बाकी हैं। जो स्पीड से नॉन इश्यूज पर राजनीति हो रही है, बल्कि कुछ अलग इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि यह शोर और बढ़ेगा। कर्नाटक चुनाव में नमाज बम की लेटेस्ट एंट्री से ठीक पहले बजरंग बली का मुद्दा मैदान में आ चुका है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को ऐसे पकड़ा है कि मैनिफेस्टो जारी होने से पहले फ्रंट फुट पर खेलने वाली कांग्रेस बैकफुट पर है। अब तो दूसरे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। आज तेलंगाना में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमा हो गए और एक दूसरे के बीच हनुमान चालीसा पढ़ने की होड़ लग गई। देखते ही देखते मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली की पिच को आज भी पकड़ कर रखा। पीएम ने कांग्रेस के खिलाफ और आक्रामक होकर बजरंग बली का प्रचार किया। आज बेल्लारी की रैली में पीएम ने 2 बार जय बजरंग बली कहा। 3 मई को अंकोला की रैली में 3 बार जय बजरंग बली कहा था। 3 मई को ही मुदबिद्री में भाषण की शुरुआत में 6 बार बजरंग बली की जय कहा था। इसी दिन बेलगावी की रैली में भी 3 बार बजरंग बली की जय बोली। अब तक बजरंग दल के मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रही कांग्रेस पीएम मोदी के एक बजरंग बली के बाउंसर के आगे बैकफुट पर आ गई है। अब पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से खुद को बजरंग बली का भक्त बताते हुए सफाई दे रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। ऐसे गुंडे बजरंग दल के लोगों को खड़ा करना प्रधानमंत्री हमारी आस्था की अवमानना करते हैं। बजरंग दल है, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुसलमानों का संगठन है, अच्छे लोग उसमें आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस वाले भी बजरंग बली का बटन दबाकर हाथ का निशान ही दबाएंगे कर्नाटक में। लगता है बजरंग दल का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये भूल कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक डैमेज कर सकती है। बीजेपी उस मुद्दे को राज्य से निकालकर केंद्र की राजनीति के पावर सेंटर तक लाने की कवायद में जुटी है। इन 3 तस्वीरों को देखिए आप। एक तस्वीर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की है, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल में बजरंग बली की तस्वीर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी बजरंग बली की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक बना लिया है और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के कवर पेज पर बजरंग बली को बुलंद कर दिया है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिरों में ताला लगाने वाले अब चंदन लगाकर घूम रहे हैं।
मंदिर नहीं जाते थे, आजकल चंदन लगा करके और जनेऊ लगा कर घूम रहे हैं, ये ला करके खड़ा कर दिया। किसने खड़ा किया? राम को ताला लगाओ तुम, हनुमान को ताला लगाओ तुम, और फिर बोलो हम हनुमान मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी का, बजरंग बली का आशीर्वाद भाजपा पर है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, तो हमको समझना है। पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस को उसी के बुने जाल में फंसा दिया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की बजरंग भक्ति पर सवाल उठा दिया। I believe my God. I am a Hanuman Bhakt. I have rebuilt the Anjaneya temple in my constituency. कांग्रेस पार्टी को प्रभु राम से तो दिक्कत थी, अब राम भक्त बजरंगबली जी से भी दिक्कत है। ये देश अब जान चुका है कि अगर बजरंगबली का किसी ने मंच से नाम ले दिया तो कांग्रेस उनके खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर देगी। बजरंग दल विवाद के बाद हमारे रिपोर्टर्स ने कर्नाटक की जनता से पूछा कि बजरंग दल विवाद से कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। 54% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 26% लोगों ने ना में जवाब दिया, 20% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। एक बात साफ है कि पीएम मोदी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ना बखूबी जानते हैं। बजरंग दल और बजरंगबली के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस ने भले ही अपने समुदाय विशेष के वोट बैंक को साथ रखने के लिए बजरंग दल का कार्ड खेला, लेकिन पीएम मोदी ने बजरंगबली को उसके साथ जोड़कर कांग्रेस के गले की फांस बना दिया है, जिसे अब ना वो निगल सकती है और ना ही उगल सकती है। और ये मामला है परिवार में पावर का। महाराष्ट्र में शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने की खबर आ रही है। खबर 4 दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। उस समय भी आपको बताया था कि शरद पवार का इस्तीफा अपनी जगह है और उनकी राजनीति अलग। कहने का मतलब यह है कि शरद पवार की कोई भी चाल जो है वो सीधे नहीं होती। शतरंज के घोड़े की तरह 2.5 घर चलते हैं वो, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। ऐसा हुआ भी है। एनसीबी में पिछले 4 दिन के ड्रामे का एक एक सीन उसी तरह चला जैसा आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाया था। आज शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन उनके इस्तीफा वापस लेने के ऐलान के फौरन बाद खबर यह आ रही है कि अजीत पवार 8 दिनों के लिए मुंबई से बाहर चले गए हैं। जिस वक्त शरद पवार इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त वहां पर अजीत पवार मौजूद नहीं थे। आज क्या हुआ, कैसे अजीत पवार चाचा की चालों में घिर गए, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 2 मई की वो खबर जो हमने पवार के इस्तीफे के बाद आपको बताई थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि शरद पवार ने इस्तीफे वाला ये बम फोड़ा क्यों? क्या 2024 का नया समीकरण बन रहा है जिसमें शरद पवार बीजेपी के करीब जा रहे हैं? क्या शरद पवार भतीजे अजीत पवार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एनसीपी के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं? या वाकई शरद पवार रिटायर होकर पार्टी टूटने से बचाना चाहते हैं और भतीजे को अध्यक्ष बनाकर खुद सुप्रीमो बनकर राजनीति करना चाहते हैं? जो बात हमने सवालों की शक्ल में बताई थी वो आज सही साबित हुई है। एनसीपी अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे अजीत पवार शरद पवार की गुगली से हिट विकेट हो गए। राजनीति के माहिर खिलाड़ी सीनियर पवार ने इस्तीफे वाला दांव चलकर जो बिसात बिछाई, उस पर वही चाल चली गई जैसा वो चाहते थे। इस्तीफे के बाद से पवार को मनाने की कोशिशें हो गई थी तेज, और उसके बाद आज शाम शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहा वो बिल्कुल सच है कि मैंने सोचा था, कई दिनों से सोच रहा था, मगर मैं ये डिस्कस करूँगा पहले तो कॉन्फ्रेंस में लूँगा, तो बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। इसका पूरा भरोसा मुझे था, इसीलिए मैंने बात नहीं की। ये बात सच है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति या देश की राजनीति में इस्तीफा देने का ये जो पावर गेम है ये बहुत पुराना है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता ने 2 बार इस्तीफा दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उसके बाद कैसे उनकी पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द आ गई थी, सब जानते हैं। शरद पवार ने इस्तीफा शाम को लिया
वापस। और इससे पहले आज दिन भर मुंबई में पवार के घर से लेकर एनसीपी दफ्तर तक हलचल मची रही। कार्यकर्ता नारे लगाते रहे, पोस्टर बैनर लहराए गए। आज नए अध्यक्ष को चुनने के लिए बनाई गई कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया जिसमें शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया। मीटिंग के बाद कोर कमेटी के लोग पवार के सिल्वर ओक वाले घर पहुंचे और अपना फैसला बताया। कोर कमेटी की बात सुनने के बाद पवार ने इस्तीफा वापस लेने पर विचार करने की बात कही। सवाल यह है कि शरद पवार के इस्तीफे वाले दाव से उन्हें मिला क्या। पिछले 1 महीने से लगातार ये खबरें आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी में। वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसी खबरें बार बार आई कि अजीत पवार पार्टी तोड़ सकते हैं। ऐसे में शरद पवार ने इस्तीफे वाला दांव चलकर एक तीर से 4 निशाने लगाए। पहली बात, इस्तीफा देकर शरद पवार ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपने लिए इमोशनल अटैचमेंट पैदा किया और इससे पार्टी पर पवार की पकड़ मजबूत हुई है। दूसरी बात, इससे अजीत पवार की पार्टी अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लग गया है। तीसरी बात, कुछ दिन पहले तक पवार को चुनौती देने वाले अजीत पवार अचानक कमजोर हो गए। चौथी बात, पवार के इस्तीफे वाले दांव से जो स्थितियां बनी हैं उससे बेटी सुप्रिया सुले के लिए आगे के रास्ते खुल गए हैं, वो और मजबूत हो गई। पवार के इस्तीफा वापसी के बाद ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार नाराज हो गए। ऐसा आज अजीत पवार के हाव भाव से भी देखा गया। शरद पवार के ढाई चाल ने अजीत पवार को बेहाल कर दिया। भतीजे को उम्मीद नहीं थी कि चाचा इस्तीफा देकर उनके सपनों पर पानी फेर देंगे। अजीत पवार को इस बात का एहसास हो गया था कि चाचा इस्तीफा वापस लेने वाले हैं, यानी जिस अध्यक्ष की कुर्सी का वो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला। इसीलिए आज पूरे दिन जब पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, अजीत पवार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोर कमेटी के मेंबर जब पवार को मनाने उनके घर पहुंचे तो अजीत पवार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि शरद पवार के इस्तीफा वापसी के ऐलान के बाद पार्टी के तमाम नेता उनके साथ थे, लेकिन अजीत पवार नजर नहीं आए। इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भतीजे की गैर मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल ये है कि क्या अजीत पवार नाराज हो गए हैं? अगर हाँ, तो क्या एनसीपी में सियासी ड्रामे का एक चैप्टर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली के बाद अब बात करते हैं मणिपुर की। 38 लाख की आबादी वाला मणिपुर उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे संवेदनशील है। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम एन वीरेंद्र सिंह के साथ राज्य के सारे टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के 10 अतिरिक्त कंपनी भेजने और एंटी राइट्स वाहन वज्र मणिपुर भेजने का फैसला किया है। उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय हुआ है कि मणिपुर में धारा 355 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर हिंसा हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना और अर्धसैनिक बलों को शांति बहाली की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सवाल है कि मणिपुर में 24 घंटे तक ये सब क्यों होता रहा? हिंसा के पीछे की बड़ी वजह डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वहां क्या हालात हैं ये समझ लेते हैं। राज्य के 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू जारी हो चुका है। ये देखिए जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेना के 55 कॉलम और असम राइफल्स तैनात है वहां पर। इतना ही नहीं, दंगाइयों को देखते गोली मारने के आदेश दे दिए गए। 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मणिपुर जाने वाले ट्रेनों को रोक दिया गया है। हिंसा की वजह से 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हैं। अब तक राज्य में 10,000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि हिंसा में सबसे ज्यादा चूरा चांदपुर जिला प्रभावित हुआ है। यहां 9,000 लोग बेघर हो गए। लेकिन इसकी शुरुआत एक आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के मार्च से हुई थी। मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के खिलाफ आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन सड़क पर उतरे और फिर हिंसा भड़क गई। बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ये अपील कर रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी
कुछ करें, ये स्टेप ले और पीस हो जाए। I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. You not to believe in rumors and unverified messages. अब सवाल है कि मणिपुर में अराजक हालात की असल वजह क्या है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने के आदेश दिए। कोर्ट का आदेश था कि राज्य सरकार केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे। इस काम के लिए हाईकोर्ट की ओर से सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया। विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने चूरचांदपुर में एक बड़ी रैली बुलाई, जिसके बाद हिंसा भड़की। मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का विरोध करते रहे, जबकि मैतेई समुदाय की दलील है कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने के लिए आरक्षण जरूरी है।